तो क्या कहते हैं, तो मैंने बोला था ये हम सोच रहे हैं आप लोगों के लिए, तो आपकी अभी संडे को है जैसे मैम ने बताया, तो आप वो सभी बच्चे जो है अटेंड करेंगे। एंड आप लोगों के पास मेरी रिकॉर्डिंग्स हैं, उसको देखना मैंने कहा था स्टार्ट कर देना, सारे मॉड्यूल डीपीपी वगैरह उसमें ही मिल जाएंगे, तो वो अपना क्लियर कर लो। बस इस वीक थोड़ा सा देखो टेस्ट नहीं होगा आप लोगों का, लेकिन हाँ नेक्स्ट वीक से आप लोगों का भी टेस्ट जो है जो बाकी बच्चों के साथ, बाकी बच्चों का टेस्ट हो रहा था उन्हीं के साथ आपका भी टेस्ट होगा, यानी कि सिर्फ इस वीक टेस्ट नहीं होगा। 14 जुलाई को आपका टेस्ट जो है रेगुलर जैसे चलता था, चलता आया है वैसे आप लोगों का भी टेस्ट होने लग जाएगा। ठीक है जी, चलो फिर अपन स्टार्ट करते हैं। तो आज अपना बिल्कुल न्यू चैप्टर है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो अपने जो फिजिकल के 3 चैप्टर थे, केमिकल काइनेटिक्स, सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वो फिनिश हो चुके हैं मेरी साइड से। उसका जो जो रिवीजन क्लास लगेगा वो तो अपन लगाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं डिटेल की बात करूं तो डिटेल में वो चैप्टर मैंने ऑलरेडी आप लोगों को करा दिया है। यानी कि ये 3 चैप्टर ऐसे थे फिजिकल के जिसमें न्यूमेरिकल थे बहुत सारे। एंड मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था अभी तुम लोगों के लिए थोड़ा आराम है, आई मीन आराम इन द सेंस कि 1 महीना तुम्हारा कोई न्यूमेरिकल वाला पार्ट नहीं चलेगा, इवन ऑर्गेनिक में भी न्यूमेरिकल नहीं होते हैं। बट यस, अगर तुम बोलोगे केमिस्ट्री का वो इजी वाला पोर्शन अपना स्टार्ट हो रहा है, 1 महीने के लिए चलेगा, लाइक पी ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन, डी एंड एफ ब्लॉक, तो इस 1 महीने में ना तुम्हारे पास एक एडवांटेज है अपना एक्स्ट्रा कुछ केमिस्ट्री में करने का। समझ रहे हो मेरी बात? जैसे तुम लोग बोलते हो ना 11th का नहीं है, 11th का बैकलॉग रहता है हमारा, तो ये बहुत अच्छा टाइम तुम्हें मिलेगा, क्योंकि इनऑर्गेनिक में तुम्हें जो मैं पढ़ाऊंगी और जो तुम्हें मैं दूंगी ना क्वेश्चन, तुम्हें उसके अलावा कुछ करना ही नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? तो तुम्हारे पास वो अच्छा टाइम होगा 11th वाले लेक्चर्स करने का। समझ रहे हो? क्योंकि एक बार इनऑर्गेनिक खत्म हो गई ना और उसके बाद ऑर्गेनिक स्टार्ट हो गई, तो तुम्हें कुछ टाइम मिलेगा नहीं, क्योंकि ऑर्गेनिक अपने आप में एक ऐसा है जो मैं तुम्हें इतने सारे क्वेश्चन दूंगी और बोलूंगी रिवाइज करो रिवाइज करो, तो वो तुम्हारा पूरा टाइम जो है केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक में ही जाएगा। समझ रहे हो? तो इस 1 महीने को, आने वाले 1 महीने को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। अगर तुमने अपने दिमाग में ये बात डाल दी ना, अरे चिल मारेंगे और इनऑर्गेनिक तो चल रही है, तो वो चिल मारने वाला टाइम तुम्हें आगे तो दिक्कत देगा। ठीक है, तो अपना अच्छे से टाइम उसको यूटिलाइज करना। ठीक है, तो आज ग्रुप 15 स्टार्ट करेंगे। एंड अगर मैं तुम्हें थोड़ा सा बताऊं, एनएमसी ने जो सिलेबस इसका रिलीज किया था 2024 का, और 2025 तक, अभी तक तो कुछ चेंज आया नहीं है सिलेबस में, तो अभी हम पिछले वाला ही मान के चलेंगे जो लास्ट ईयर फॉलो हुआ है, मतलब 2024 अभी जो फॉलो हो रहा है, उसमें आपका पी ब्लॉक जो चैप्टर है वो 11th में भी आता है, 12th में भी आता है ना। तो 11th में 2 ब्लॉक्स हैं जो कि मैं ऑलरेडी, हाँ हाँ सना किल करेगा वो, ठीक है। तो जो 13 और 14 वाले आपके पी ब्लॉक के ग्रुप्स हैं वो मैं ऑलरेडी 11th क्लास में मैंने कवर कराए थे। हो सकता है कुछ बच्चों ने मेरे से पढ़े भी ना हो सकता है कुछ बच्चों ने मेरे से पढ़े हो, तो उसकी तुम टेंशन नहीं लोगे। मैं ना इसके क्लास नोट्स में ही उनका लिंक ऐड कर दूंगी, ग्रुप 13 और 14 का, ठीक है। तो वो आप देख सकते हैं आराम से, ठीक है। वैसे वो जो मेरा 2 साल 3 साल पहले की रिकॉर्डिंग है तो वो आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि ये पी ब्लॉक बहुत ज्यादा रिड्यूस कर दिया है, जो पहले पी ब्लॉक को खत्म कराने में मुझे 9 से 10 लेक्चर लगते थे, अब वहीं पे मैं 4 लेक्चर में इसको सम अप कर दूंगी, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे तुम्हें ये भी देखना पड़ेगा बेटा, क्योंकि थ्योरिटिकल चैप्टर है, इट मीन्स बहुत सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी, है ना, याद करनी पड़ेंगी बहुत सारी चीजें। कुछ चीजों का रट्टा भी मरवाऊंगी, कुछ चीजों को समझा के रट्टा मरवाऊंगी, समझ रहे हो? तो बेसिकली इनऑर्गेनिक जब भी मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी ना, तो समझ जाना यहाँ पे एक्सेप्शंस का खेल आने वाला है। मतलब जो हम सोच रहे हैं ऐसा होना चाहिए, वो वैसा होगा नहीं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये अपने दिमाग में बिठा लेना, थ्योरिटिकल चैप्टर है तो आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा इसके लिए। एनसीईआरटी की पीडीएफ में तुम्हारे उसमें ग्रुप में शेयर कर दूंगी, क्योंकि ये न्यू वाली एनसीईआरटी में नहीं है चैप्टर, ओल्ड एनसीईआरटी में है। क्लियर है सबको? तो मैं इंग्लिश वाला एनसीईआरटी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, क्योंकि आपको लाइन बाय लाइन बाय लाइन बाय लाइन पढ़ना है उसको। अगर आप इसके नोट्स बनाना चाहते हैं बनाओ, नहीं बनाना चाहते तो मत बनाओ, मेरी तरफ से कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बनाओ बनाओ बनाओ, ठीक है। इसके नोट्स मैं तो कहती हूँ बल्कि एनसीईआरटी को रगड़ डालना, ठीक है, हाईलाइट्स करना पॉइंट्स को जो जो मैं बताऊं,
ठीक है जी, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। एंड अगर मैं इसकी वेटेज की बात करूं तो बेटा आप देख लो पहले कुछ सालों में 2023 से कितने सारे क्वेश्चन, 4, 3, 4, 6 इतने क्वेश्चन आए। लेकिन क्योंकि एनएमसी ने सिलेबस रिड्यूस कर दिया था तो 2024 में सिर्फ इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन आए बस। एक आया ग्रुप 13 और 14 में से आया था, आई डोंट नो 14 का था। नहीं 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 नहीं, एक आया ग्रुप 16 में से क्वेश्चन आया था और एक आया ग्रुप 15 में से। बस ये 2 क्वेश्चन पूछे थे, क्योंकि रिड्यूस कर दिया ना तो फिर उसने नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी कम कर दिए, क्योंकि अब उसके पास ज्यादा बचा नहीं ना डालने को। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, तो इसमें से अब ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आपको वही वही पढ़ाऊंगी जो डिलीट हो गया, जो मुझे लगेगा ना कि ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पेपर में आ सकता है, तो वो वाली चीजें भी अपन पढ़ेंगे। तो ऐसे मत बोलना मैम ये तो है ही नहीं सिलेबस में, आप क्यों पढ़ा रहे हो। तो मतलब वो किसी और चैप्टर में पक्का होगा, फिर केमिकल बॉन्डिंग में किसी में जरूर होगा, तभी मैं पढ़ा रही होंगी वो चीज। क्लियर है सभी को? यानी कि जो मैं पढ़ा रही हूँ पढ़ना ही पढ़ना है ना। चलो ओके स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक नई फ्रेश स्टार्ट करते हैं विद पी ब्लॉक एलिमेंट। बड़ा ही प्यारा सा चैप्टर है, टेंशन मत लेना, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो, तो बेसिकली आपका पीरियोडिक टेबल 4 ब्लॉक्स में डिवाइड है। थोड़ा सा एक्टिव रहना, मुझे अच्छा लगेगा। 4 ब्लॉक्स में डिवाइड है। आपके जो पहले 2 ग्रुप होते हैं वो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उसमें, ठीक है मेरा बेटा। अगर मैं इनकी बात करूं ग्रुप 3rd to 12 तो ये आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, जो कि इसके बाद वाला चैप्टर है अपना। हाँ महक बोलो, कुछ हुआ है क्या? मैं वही सोच रही हूँ, पहली स्लाइड में डाउट आया क्या? ठीक है, अगर मैं बात करूं ग्रुप 13 to 18 तो ये हमारे पी ब्लॉक के एलिमेंट्स है मेरे बेटा। और अगर ये जो मैं बात करूं इनकी, जिनको अलग से विचारों को जुदा कर दिया है पीरियोडिक टेबल से, ये हमारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है। क्लियर है? इसमें से 2 ब्लॉक तो हम ऑलरेडी 13 और 14 11th क्लास में पढ़ते हो, टेंशन मत लेना। किसी ने नहीं पढ़ा है तो इट्स ओके, तुम पढ़ लेना जब तुम्हें टाइम मिले, ठीक है। मैं उसमें अटैच कर दूंगी लिंक। स्क्रीन नहीं शो हो रही है, एक बार रिजॉइन कर बेटा, शायद नेटवर्क इशू है। ये वाले ग्रुप ग्रुप 15, 16, 17 एंड 18 ये हम पढ़ेंगे। इसमें से भी तुम मुझसे पूछोगे सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो ग्रुप 15 और ग्रुप 17 सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। ग्रुप 16 और ग्रुप 18 बहुत छोटा है, मतलब ये लगा लो आधे आधे घंटे का है, ठीक है। ये जो ग्रुप 15 वाला है वो 2.5 घंटे का है, ठीक है। 2.5 आवर्स मुझे पूरे चाहिए ग्रुप 15 को कराने के लिए, तो 4 दिन में खत्म हो जाएगा। एस ब्लॉक तुम्हारा डिलीट हो चुका है, ठीक है। डी एंड एफ ब्लॉक तुम्हारा पी ब्लॉक के बाद स्टार्ट होगा। समझ में आ गया क्या करने वाले हैं आने वाले दिनों में? ठीक है, चलो। यानी कि इनऑर्गेनिक से प्यार करवाना है अब तुम्हें, मतलब मैं चाहती हूँ तुम्हें प्यार हो जाए इनऑर्गेनिक से, ठीक है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि प्यार हो जाए तुम लोगों को, देखो मैं जनरली ट्राई करती हूँ कि आप लोगों को एक भी ऐसी एनसीईआरटी की लाइन ना हो जो मैं छुड़वा दूं। तो आप देख रहे होंगे मैंने एनसीईआरटी की स्निपिंग लगाई हुई है, देख रहे हो? मतलब जो जो मैं आप लोगों को बोलूंगी वो आपको हाईलाइट करना है। अगर आप अभी सिर्फ सुनना चाहते हैं सुन लो, रफ में लिखना चाहते हैं लिख लो, घर पे जाके जब रीडिंग करेंगे तो मेरे नोट साथ में रखना और हाईलाइट करते जाना, समझते जाना। क्लियर है? चलो, तो सबसे पहले मैं मेरा बेटा बात करूंगी कि ग्रुप 15 में, जिसको हम निक्टोजेंस भी बोलते हैं, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो उसमें हमारे कितने कितने एलिमेंट्स है। पहला हमारा नाइट्रोजन होता है, फिर फॉस्फोरस होता है, फिर आर्सेनिक होता है, देन एंटीमनी होता है, देन बिस्मथ होता है। इसके बाद एक और होता है मोस्कोवियम, जो आपको याद नहीं रखना है। मैंने बोल दिया याद नहीं रखना तो मतलब नहीं रखना है, ठीक है। अच्छा, इसको याद कैसे करोगे? इसको याद कैसे करोगे? नाना पाटेकर, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, मेरी थोड़ी ना हिंदी भूल गई हूँ लिखना, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बीमार, ठीक है जी। मैम नाना पापा आंटी सब बीमार, ये भी तो सकते। अरे कुछ भी लिख लो। हाँ, न्यूज़पेपर असा सब भी, ये मैं जनरली बोलती हूँ, बट बच्चों को जो क्योंकि ये असा वर्ड पंजाबी है तो ठीक है, मैंने अपने पुराने वाले बच्चों को न्यूज़पेपर असा सब भी सिखाया हुआ है। आज ये नया सीख लो, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बीमार, नाइट्रो। जो तुमने याद किया हुआ वो देखो, इसमें मगजमारी नहीं करूंगी मैं इतनी। जो तुमने याद किया हुआ वो बस, मेरे को क्या है तुम्हें याद होना चाहिए, पता ही ना है। मतलब ऐसा ना, इतनी बुरी हालत नहीं होनी चाहिए आप लोगों की कि ग्रुप 15 के एलिमेंट्स का ही ना पता हो तुम लोगों को।
तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ठीक है जी। उसके बाद आओ, वो कह रहा है जैसे तुम डाउन द ग्रुप आओगे, अरे जो भी कर लो भाई तुम, नेपाल, पाकिस्तान, इंडिया विंडिया जो करना कर लो, ठीक है। डाउन द ग्रुप जब तुम आओगे बेटा, तो वो बोल रहे हैं कि मेटेलिक करेक्टर बढ़ता जाएगा, मेटेलिक करेक्टर बढ़ता जाएगा। आज मैं थोड़ा सा स्लो होंगी, आपको फील होगा कि मैम बहुत स्लो चल रही है, बट आज स्लो होंगी, लेकिन फिर कल वाला लेक्चर फिर सुपर फास्ट होगा, ठीक है। मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होने का क्या मतलब है, यानी कि डाउन द ग्रुप मेटेलिक करेक्टर बढ़ने का मतलब क्या है, मेटल की टेंडेंसी क्या होती है बेटा, इलेक्ट्रॉन को देने की टेंडेंसी होती है, हाँ या ना? ठीक है। यस मैम। डाउन द ग्रुप आप क्या बोलते हो, डाउन द ग्रुप अभी मैं आगे पढ़ाऊंगी, साइज बढ़ता है आप लोगों का, साइज बढ़ता है तो न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के बीच में डिस्टेंस बढ़ता है, तो इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना इजी होता है, ठीक है, जिसकी वजह से जैसे जैसे नीचे जाओगे मेटेलिक करेक्टर बढ़ेगा। यानी कि मेरा बेटा, अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन हमारा नॉन मेटल है, ध्यान रखना ये पेपर में आ चुका है। फॉस्फोरस भी क्या है, नॉन मेटल है, लेकिन आर्सेनिक और एंटीमनी क्या है, मेटलोइड है, और आपका बिस्मथ जी क्या है, मेटल है। क्लियर है सबको, अभी तक क्लियर है? जरा एनसीईआरटी की लाइंस पढ़ो, उसने भी यही बोला हुआ है, एज वी गो डाउन द ग्रुप देयर इज अ शिफ्ट फ्रॉम नॉन मेटेलिक टू मेटेलिक थ्रू मेटलोइड करेक्टर। नॉन मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लेने की, मेटल की होती है देने की, मेटलोइड की दोनों की प्रॉपर्टी होती है, दे भी सकते हैं ले भी सकते हैं, ठीक है। तो बस उन्होंने बोला हुआ है फॉस्फोरस नाइट्रोजन नॉन मेटल है, आर्सेनिक एंटीमनी मेटलोइड्स है, एंड बिस्मथ ये क्या है आपके टिपिकली मेटल है, ठीक है। मोस्कोवियम को याद मत रखना, कंफ्यूज हो जाओगे, मतलब आपने कभी सुना नहीं ना इसका नाम, तो अभी कह रही हूँ मत याद रखो इसको, याद होता तो ठीक है। क्लियर है? इतना डाउट है किसी को इसमें कुछ? चलो नो मैम। नो मैम। उसके बाद आते हैं अक्रेंस, भैया कहाँ कहाँ मिलते हैं। अब देखो अक्रेंस वाला पार्ट ना, जब मैं पहले पढ़ाती थी, पहले जब ये पूरा चैप्टर आया करता था, तो अक्रेंस टीचर्स नहीं पढ़ाते थे, बट अभी अकरेंस पढ़ाना पड़ेगा तुम लोगों को। रीजन वही, चैप्टर बहुत डिलीट हो गया है, मतलब बहुत रिड्यूस हो गया, डिलीट तो नहीं हुआ है, तो इसमें हम छोटे छोटे चीजें जो है इसको पकड़ेंगे। और तुम मानोगे नहीं, इस बार जो जेई का अटेम्प्ट हुआ था ना 2024 का, उन्होंने यहाँ से क्वेश्चन बनाया था, तुम समझ रहे हो, यहाँ से अकरेंस से। अब अकरेंस में है क्या, आपको पता है जो मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन होता है वो N2 की फॉर्म में होता है, तो एटमॉस्फेयर का कितना वॉल्यूम उसने लिया हुआ है, कंप्राइज किया 78% बाय। अगर मैं अर्थ क्रस्ट में बात करूं भैया, तो यहाँ पे जो सोडियम है वो किस फॉर्म में मिलता है मेरा बेटा, अंडरलाइन कर लेना अगर एनसीईआरटी खोल के बैठे हो तो, सोडियम नाइट्रेट की। इसको क्या बोलते हैं हम, इसका कॉमन नेम क्या है, याद करो आज की क्लास में, चिल्ले सोल्ट पीटर, चिल्ले सोल्ट पीटर। किसी को चिल बोलना है, जो बोलना है बोलो, चिल्ले सोल्ट पीटर। और किसकी फॉर्म में मिलता है, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, इसको हम बोलते हैं इंडियन सोल्ट पीटर। क्लियर है ये वाली बात? याद करना है, याद करना है, ठीक है। उसके अलावा ये मत करना, आगे चलो, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ आपको करना क्या है। उसके बाद है फॉस्फोरस अकर इन मिनरल्स ऑफ एपेटाइट फैमिली, मतलब फॉस्फोरस किस फॉर्म में मिल रहा है, मिनरल्स की फॉर्म में मिल रहा है, और क्या नाम बोला फैमिली का, एपेटाइट, मतलब इस फॉर्म में मिल रहा है, देख रहे हो क्या नाम है ये, इनको बोला जा रहा है एपेटाइट फैमिली। अगर तुम देख पा रहे हो कैल्शियम फॉस्फेट है, ठीक है, तो Ca9PO4, इसको याद करना है आपको बेटा, Ca9PO4 6.CaX2, ये आपको ध्यान रखना है, इस फॉर्म में फॉस्फोरस मिलता है। X क्या है मेरा बेटा, X यहाँ पे फ्लोरीन होगा तो इसका नाम हो जाएगा फ्लोरोएपेटाइट, अगर X यहाँ पे क्लोरीन होगा तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोएपेटाइट, अगर X अगर आपका OH होगा तो इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोक्सी एपेटाइट, ठीक है। तो ये मेन कंपोनेंट्स होते हैं फॉस्फेट रॉक्स के। अब मैं बोल रही थी ना जेई में जो क्वेश्चन आया था वो ये वाला क्वेश्चन आया था, उनसे पूछा था बताओ इसमें से फ्लोरोएपेटाइट का फॉर्मूला क्या होगा, तो क्या होगा Ca9PO4 6.CaF2। सिंपल है, कुछ नहीं है इसके अंदर, बताओ। यस मैम। ठीक है, बढ़िया चल रहा है। पीयूष? यस मैम। मिसबा? यस मैम। वो आ गया, क्या नाम है उसका, तनिष्क?
तनिष्क नहीं आया ना आज, बच्चे ज्यादा है ना तो देखना पड़ रहा है मुझे। हो सकता है कुछ बच्चों की फर्स्ट क्लास भी हो, तो बच्चों ये इनऑर्गेनिक स्टार्ट हो चुके हैं अपनी, कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो, उसके बाद आती है एनसीईआरटी की खतरनाक वाली टेबल। खतरनाक का मतलब क्या है, इन अ पॉजिटिव वे, कि ये एक ऐसी टेबल है ना, मतलब मैं बोलूंगी पी ब्लॉक में जितनी भी टेबल्स है ना तुम्हें सारी पता होनी चाहिए। 13 की, 14 की, 15 की, 16 की, 17 की, 18 की। 13 14 तो हालांकि 11th में पढ़ते हैं, बट हाँ 15 to 18 की टेबल्स मैं आप लोगों को जरूर करवा दूँ, ठीक है। अब अपा को क्या करना है, अपा को एक एक चीज में नहीं पढ़ना है, मतलब आपको एक एक चीज याद नहीं करनी है, हमें मेन उस पे फोकस करना है जहां पे हमें दिखेगा कि कोई एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मतलब सब समझते हो ना, जो नॉर्मल ट्रेंड से डेविएट कर रहा हो, ठीक है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं तुम्हारा टेबल का पहला पॉइंट, दैट इज एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर आपको सबको दिख रहा है, जैसे मैं डाउन द ग्रुप जा रही हूँ तो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है 7, 15, 31, 51, 80, ठीक है। इसमें कुछ याद करने का नहीं है। 15 में तुम 18 ऐड करोगे तो 33 हो जाएगा, इसमें तुम 18 ऐड करोगे और इसमें तुम 32 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा। इसमें कुछ याद करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। अगर मैं एटॉमिक मास की बात करूं तो ये भी क्या हो रहा है, जैसे तुम ऊपर से नीचे आ रहे हो तो मास इंक्रीज हो रहा है, यानी कि नाइट्रोजन बहुत हल्का है, उससे हैवी फॉस्फोरस है, देन आर्सेनिक है, देन एंटीमनी है, देन बिस्मथ है, ठीक है जी। इसमें भी कुछ याद करने का नहीं है। अब ऐसा नहीं इसके मास को याद करोगे, एंटीमनी का 105 याद नहीं करना है तुम्हें, सिर्फ नाइट्रोजन का तो याद हो तो चलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं मेरा बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। इसको मैं थोड़ा अलग पेज पे सिखाऊंगी क्योंकि ये तुम्हें लिखनी आनी चाहिए, ठीक है। आज मैं एक तरीका बता रही हूँ, फिर मैं वो 16, 17, 18 में नहीं बताऊंगी, ठीक है। आ जाओ। ओके, हमारे पास नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है और बिस्मथ है। आपको पता है नाइट्रोजन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है मेरा बेटा, ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। टोटल कितने 7 पीरियड्स होते हैं अपने, ये अपना 4th पीरियड है, ये अपना 5th पीरियड है और ये अपना 6th पीरियड है। मैम आपने नहीं लिखा वो जो मोस्कोवियम था, दैट बिलोंग्स टू 7th पीरियड, आप इतना ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि मैंने कहा वो याद मत रख, ठीक है। अच्छा, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है मेरा बेटा, ये तो पता होना चाहिए, 7 होता है, एटलीस्ट 2 के तो याद रखो। तो ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 1s2, 2s2, 2p3। आती है लिखने? यस मैम। जिसको नहीं आती मैं सिखा दूंगी एक बार। अच्छा, हैंड रेस करो जिसको नहीं आती, क्योंकि जब तक तुम बोलोगे नहीं मैं तो कुछ भी पढ़ाती रहूंगी, फिर ये एज्यूम कर लूंगी कि तुम्हें आता है, बल्कि मैं ये एज्यूम करना नहीं चाहती हूँ। तो जितना तुम मुझे लगेगा तुम्हें नहीं मालूम है, फिर उतना मैं डिटेल में डेप्थ में जाऊंगी ना इस टॉपिक के। ओके, संगीता को नहीं आती है, बाकी सबको आती है ऐसा? मैम मुस्कान गुप्ता। अरे सॉरी, ठीक है मैं बता दूंगी, कोई बात नहीं। अच्छा, फॉस्फोरस की कैसे लिखोगे, फॉस्फोरस में 15 होता है तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3 होता है मेरा बेटा। चलो, अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें बाकी कैसे याद रखोगे, इधर आओ। नाइट्रोजन के जो 5 इलेक्ट्रॉन्स, आपको पता है नाइट्रोजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। तो वो वैलेंस शेल में जाएंगे, इनको हम क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन, है ना। और ये आपको जो हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वो पीरियड नंबर भी बताता है, राइट। तो यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो सेकंड वाली शेल में है, इसमें थर्ड वाली शेल में है, तो इसमें किसमें होंगे, फोर्थ वाली शेल में होंगे, इसमें किसमें होंगे, 5s वाली, मतलब 5 वाली शेल में होंगे, इसमें किसमें होंगे, 6 वाली में होंगे, हाँ या ना? यस मैम। और तुम्हें सही बताऊं, तुम्हें अंदर वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का लेना देना है ही नहीं, तुम्हें मेन काम है वैलेंस शेल से लेना देना, क्योंकि यही है जिनकी हम बात करने वाले हैं। फिर चाहे हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें, फिर चाहे हम आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें, तुम्हें अंदर वाले इलेक्ट्रॉन का लेना देना नहीं है। बट एज दिस इज आवर फर्स्ट क्लास ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो मैं तुम्हें सिखा देती हूँ कैसे करना है। अगर जो बच्चे मुझसे पढ़े हैं इनऑर्गेनिक का चैप्टर पढ़े हैं, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, तो याद करो मैंने तुम्हें एक ट्रिक बताई थी। मैंने कहा था सबसे पहले लिखो 1s, फिर लिखो 2s 2p, याद आ रहा है क्या किसी को, फिर लिखो 3s 3p, यस फिर लिखो 4s 4p, फिर लिखो 5s 5p, फिर लिखो
6s6p इस तरीके से लिख डालो, फिर लिखो 7s7p, बस इतना काम याद रखना। उसके बाद मैंने बोला था 4s के बाद क्या आता है, 3d आता है, ये ध्यान रखना। तो 3d, फिर 4d, फिर 5d और फिर 6d। ठीक है मेरा बेटा। उसके बाद मैंने कहा था ये ध्यान रखना कि 6s के बाद क्या फिल करना है तुम्हें, 4f। देखो इतना तो ध्यान रखना पड़ेगा, बस तुम्हारा काम हो गया। ये फर्स्ट पीरियड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन। अब तुम एक बात बताओ, इधर आओ। फोर्थ पीरियड में कौन कौन सी वाली शेल में इलेक्ट्रॉन है, देख रहे हो? 4s में है, 4p में है और 3d में, यानी कि इसमें एक 3d वाला जरूर फिल होया होगा। क्लियर है? यस मैम। आगे आओ, फिफ्थ वाले में आओ। फिफ्थ वाले में 5s, 5p, एक 4d वाला भी फिल है। चलो भाई, सिक्स वाले पीरियड में आओ, कौन कौन से वाले हैं? 6s, 6p, 4f, 5d, यानी कि हाँ या ना? क्लियर हो गया? अच्छा, अब मुझे ये बताओ, जो ये 1s2 था, इसको मैं हीलियम लिख दूं? यस मैम। अच्छा, और ये जो नीचे है, ये कितने इलेक्ट्रॉन है? जो 10 इलेक्ट्रॉन है, उसको मैं नियोन लिख दूं? यस मैम। तो ये कितना हो जाएगा? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन और ये जीनोन। बन गई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बन गई। और ये कितने कितने होते हैं इनके एटॉमिक नंबर? 2, 8, 18, बोलो आगे, 32, और ये कितना होता है? 54, 36 हो गया, 36। देखो हो गया। अब तुम एटॉमिक नंबर भी लिख सकते हो अपने आप, मतलब ये इतने काम की चीज है ना तुम्हारी, बस पूछो ना। यही ऑर्डर होता है तुम्हारा, जो तुम वो के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन फिल करते हो, वो यही ऑर्डर तो होता है। पहले 1s, फिर 2s, 2p, फिर 3s, 3p, फिर 4s, 3d, 4p, देन 5s, 4d, 5p, देन 6s, 4f, 5d, 6p, देन 7s, 5f, 6d, 7p। यही तो ऑर्डर होता है जो तुम्हारी बुक्स में बना रखा है। उसमें स्ट्रक्चर ऑफ कौन सा चैप्टर, वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, वो ऐसे ऐसे करके तो बनाया हुआ है, याद है तुम लोगों को? ऐसा करके। यस मैम। तो वो मैं कभी भी ऐसे याद करती नहीं हूँ, ना करवाती हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जैसे मैं करवा रही हूँ वैसे करो। अगर प्रॉब्लम आती है याद करने में, तो ये सबसे अच्छा तरीका होता है। ठीक है, अब लिख लोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सारे बच्चे? यस मैम। चलो यस मैम। आगे चलते हैं। अब एक बार नजर मार लो, यही है क्या? ये देखो अपने पास यही है। ठीक है, चलो इतना तो तुम्हें समझ में आ गया। चलो आगे आ जाओ। आगे हम बढ़ते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी पे। तो अब मुझे वो बच्चे हैंड रेज करो जिनको पता है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है। आयनाइजेशन एनर्जी बोल दो, पोटेंशियल बोल दो, आयनाइजेशन एनर्जी बोल। यहाँ पे 31 स्टूडेंट्स मेरे साथ कनेक्टेड हैं, तो एटलीस्ट 20 to 25 स्टूडेंट्स को तो मालूम होना चाहिए कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है। हमने पिछले साल पढ़ा था। वेरी गुड, 10 स्टूडेंट्स, वेरी गुड। मिसबा ओके, बाकी बच्चे? बेटा गंदी बात है, नहीं पता है तो बहुत गलत बात है ये तो, है ना? इतना पता, इतना एक्सपेक्टेड है, मतलब इतना पता होना चाहिए, इतना मैं एक्सपेक्ट करती हूँ। वैभव, आज आपकी फर्स्ट क्लास है क्या? वैभव झा, ओके। प्रियांशी भी आ गई। हाँ प्रियांशी बताओ बेटा। ओके वैभव। हाँ प्रियांशी बताओ मेरे को, क्या होती है आयनाइजेशन एनर्जी? मैम वो एनर्जी जो हमें चाहिए होती है किसी एटम को कैटायन बनाने के लिए। ओके मैम या तो उसके आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन जो होता है वो लूज करवाने के लिए। क्या कराने के लिए? रिलीज कराने के लिए। ठीक है। यस मैम। आयनाइजेशन एनर्जी बेसिकली बेटा वो एनर्जी होती है, कितनी आयनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जितनी हमें चाहिए होती है ना? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड कौन से वाले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मेरा बेटा? हमारा जो निशाना है ना, वो है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकाल फेंकने के लिए, कहां से? आइसोलेटेड गैसियस एटम से निकाल फेंकने के लिए जो मुझे एनर्जी चाहिए,
वो क्या होती है, आयनाइजेशन एनर्जी होती है। ठीक है जी। अच्छा, अब पूरा आयनाइजेशन एनर्जी का टॉपिक तो नहीं पढ़ाऊंगी, ऑब्वियस ही बात है, वो आपके पीरियोडिक वाले में है, आप पढ़ सकते हैं उसको। अच्छा, बस मुझे ये बताओ, डाउन द ग्रुप फिर आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए? डिक्रीज। डिक्रीज। कोमल क्या होनी चाहिए? मैम डिक्रीज। डिक्रीज होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए कोमल? क्योंकि साइज इंक्रीज होता जाता है तो हाँ, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस की जो प्रोटेक्शन जो उसका इफेक्ट होता है वो कम होता जाता है, तो इलेक्ट्रॉन निकालने के कम एनर्जी लगती है। वेरी गुड। अगर आप एक चीज नोटिस कर पा रहे हैं मेरा बेटा, जैसे आप नीचे जा रहे हैं, देखो यहाँ पे 2 शेल है, यहाँ पे 3 शेल है, 4 5 6, तो नंबर ऑफ शेल्स क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। देख रहे हो, पहले 1 थी, फिर 2, इस तरीके से नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रही है। तो जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जा रहा है, किसके बीच में, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के बीच में और न्यूक्लियस के बीच में। तो अगर डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है तो उनका क्या हो रहा है, अट्रैक्शन वीक हो रहा है, उनके बीच में जो प्यार मोहब्बत है वो कम हो रही है। अगर अट्रैक्शन वीक हो रही है तो मतलब यानी कि हमें ज्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, यानी कि आइडियली या मैं बोलूं जनरली हमारा जो आयनाइजेशन एनर्जी है दैट विल बी डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। क्लियर है ये वाली बात? तो देखो Yes, यहाँ पे ma'am. हमारा क्या होना चाहिए, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होना चाहिए। तो हम देख लेते हैं डिक्रीज हो भी रही है, नहीं हो रही, क्या कोई एक्सेप्शन तो नहीं है। नाइट्रोजन की है, वैल्यू नहीं याद रखनी, कहीं पता चले वैल्यू याद करने बैठ के। 1400 समथिंग, 1947, 834, 703, क्या इसमें कुछ याद करने लायक है? नो मैम, आगे बढ़ो। No, ma'am. क्योंकि यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं है, हमारा जो मेन फोकस आएगा वो वही आएगा जहाँ पे एक्सेप्शंस होंगी या यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा कॉन्सेप्ट बन रहा होगा। आयनाइजेशन एंथैल्पी का जो ट्रेंड है वो इंपॉर्टेंट है तुम्हारा ग्रुप 13 और ग्रुप 14 में, उसमें होता है थोड़ा सा याद करने वाला एक्सेप्शन। चलो, और आपको बेटा सेकंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी की बात नहीं करनी है इसमें, ठीक है। उसके बाद आते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में मेरे को सोच के बताओ, क्या हुआ करती थी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? tendency to Shaded electrons. हाँ हाँ, शगुन आप बताओ टेंडेंसी। tendency to attract shared pair of electron. यस, अगर दो बंदे हैं जो कि जुड़े हुए हैं किसी केमिकल बॉन्ड के थ्रू, तो अगर मान लो ये ज्यादा पावरफुल है तो ये अपने पास इलेक्ट्रॉन को रखना चाहेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, उसी को ही हम क्या बोलते थे मेरा बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते थे। तो यानी कि अगर मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊं और ये पूछूं, आप मतलब ये बताऊं कि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए? Decrease. डिक्रीज होनी चाहिए। सेम रीजन, शेल बढ़ रही है, अट्रैक्शन जो है, जो डिस्टेंस है वो देखो बढ़ता जा रहा है, अट्रैक्शन वीक हो रही है, तो मतलब अट्रैक्शन अगर वीक हो रही है तो फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी वही कम होगी। तो यानी कि इस हिसाब से तो क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। तो देख लेते हैं, नाइट्रोजन की 3, फॉस्फोरस की 2.1, 2.0, 1.1, ये क्या सेम हो गई? लगाओ स्टार मार्क करो, मतलब हमें पहला एक्सेप्शन मिल गया है यहाँ पे। इस ऐसे पढ़ते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स को, ठीक है, यानी कि पहला आ चुका है। कायदे से तो बिस्मत की कम होनी चाहिए लेकिन वो बराबर रह गई। क्यों बराबर रह गई, इधर आओ। अगर तुम नजर मारो तो बिस्मत में मेरा बेटा 4f में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो रखी है, देख रहे हो, 14 इलेक्ट्रॉन्स बाहर फिल हो चुके हैं f वाले उसमें शेल में, देख रहे हो, ऑर्बिटल में, सॉरी, देख रहे हो 14 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी फिल हो चुके हैं। तो इससे होगा क्या मेरा बेटा, मैं यहाँ बताती हूँ तुम्हें। एक बात बताओ, कहाँ बिस्मत की बात कर रही हूँ ना इसमें मैं, देखो जैसे मान लो, पूरा तो नहीं बना रही मैं, मान लो ये 6 वाली शेल है, तो इसमें s और p में है इलेक्ट्रॉन, ऐसे सीख लो, ठीक है। यानी कि मेरा बेटा जो अंदर वाली शेल है वो भरी हुई है, जिसमें से f वाली भी होगी, हाँ या ना, उसमें इलेक्ट्रॉन फिल है। तो आपको पता है अगर मैं शील्डिंग इफेक्ट का ऑर्डर लगाऊं तो sp df होता है,
मतलब बेटा जो F का शील्डिंग इफेक्ट है वो बहुत ही बेकार है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट है। एक बात बताओ, अगर तुम इस फोन पे स्क्रीन गार्ड बहुत ही घटिया क्वालिटी का लगा दो और इसको तुम नीचे अगर तुम्हारा गिर गया फ्लोर पे तो क्या होगा, टूटेगी डिस्प्ले? बोलो। यस मैम। तो यहाँ पे भी तो ऐसा है, अगर तुमने कोई ऐसी शेल में इसमें इलेक्ट्रॉन फिल हुए हैं, ऐसी वाली ऑर्बिटल में, शेल नहीं बोलूंगी मैं, बार बार शेल बोल रही हूँ, सब शेल बोले ऑर्बिटल बोलो, अगर उसमें इलेक्ट्रॉन फिल है, एफ में फिल है, तो क्या कर पाएंगे, इनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन को तो शील्ड कर ही नहीं पाएंगे, प्रोटेक्ट कर ही नहीं पाएंगे। तो यानी कि जो न्यूक्लियस और जो वैलेंस शेल के बीच में अट्रैक्शन है वो बढ़ जाएगा, हाँ या ना? अगर अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो वो क्या करेगा, उसको थोड़ा सा अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो यही रीजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो कम होनी चाहिए थी, लेकिन वो कम होने की बजाय क्या हो गई है मेरा बेटा, बराबर हो गई है। रीजन क्या लिखोगे, ड्यू टू इंटरविनिंग ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब एफ इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होने की वजह से हमारा क्या हुआ, क्योंकि उनका पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है जिसकी वजह से न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के बीच में अट्रैक्शन बढ़ जाता है, तो वो थोड़ा सा अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम नहीं हुई, बराबर हो गई एंटीमनी के। क्लियर है ये वाला पॉइंट? यस मैम। हाँ, कीप गिविंग मी थम्स अप अगर यस मैम क्लियर है। ओके जी, ओके। काफी बच्चों ने मेरे को थम्स अप दे दिया है। नेक्स्ट आता है कोवेलेंट रेडियस। रेडियस बोले तो साइज का क्या होना चाहिए, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होना चाहिए। यस मैम। यस मैम। सेल्स इंक्रीज हो रही है तो देखते हैं यहाँ कोई एक्सेप्शन तो नहीं है। 70, 110, 121, 141, 148, नो एक्सेप्शन। लेकिन एक चीज तुम नोटिस कर रहे हो, जब तुम नाइट्रोजन से फॉस्फोरस पे जा रहे हो एक अच्छा खासा इंक्रीज आ रहा है, सिग्निफिकेंट इंक्रीज आ रहा है। लेकिन जब तुम आर्सेनिक से बिस्मथ में जा रहे हो तो देख रहे हो कितना कम आ रहा है, यहाँ पे 20 का चेंज आया, यहाँ पे सिर्फ 8 का आया। ऑब्जर्व कर पा रहे हो? यस मैम। यही से ही क्वेश्चन बना हुआ है नीट में। क्या क्वेश्चन था उसमें? उसमें असर्शन रीजन था, उसमें ये क्वेश्चन था कि नाइट्रोजन से जब तुम फॉस्फोरस पे जा रहे हो तब तो अच्छा खासा इंक्रीज आ रहा है कोवेलेंट रेडियस का, बट तुम आर्सेनिक से अगर बिस्मथ में जा रहे हो तो वो ज्यादा खास चेंज नहीं आ रहा है। तो वो खास चेंज किस वजह से नहीं आ रहा है? सेम रीजन बोलोगे, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि f इलेक्ट्रॉन्स का शील्डिंग, अब क्या है, f वालों का शील्डिंग इफेक्ट बहुत ही बेकार है, न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के बीच में अट्रैक्शन बढ़ेगा। तो साइज बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा, थोड़ा कम इंक्रीज हुआ, क्योंकि उसमें शील्डिंग वाला जो फैक्टर है वो बढ़ गया। ठीक है, समझ में आ गई ये बात? तो एफ इलेक्ट्रॉन्स के आ जाने से बहुत सारी चीजें क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती। ठीक है, तो मतलब साइज बढ़ा तो सही, इंक्रीज तो किया, बट इतना इंक्रीज नहीं किया, सिर्फ 141 से 148 पे जंप किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये वाला शील्डिंग इफेक्ट वाला भी फैक्टर क्या कर रहा है, काम कर रहा है। ठीक है मेरा बेटा? यस मैम। उसके बाद आयनिक रेडियस आपको नहीं करनी है, उसके बाद आओ मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पे। अब इसमें भी आपको क्या नहीं करना, डेंसिटी वाला नहीं करना, बॉइलिंग पॉइंट वाला भी मत करना, सिर्फ आपको मेल्टिंग पॉइंट का याद रखना है। देखो मेल्टिंग पॉइंट को हम कैसे ध्यान रख सकते हैं, देखो अगर तुम नोटिस कर पा रहे हो तो नाइट्रोजन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है। ठीक है, एक बात सोचो, नाइट्रोजन सबसे हल्का है ना, सब में से सबसे लाइट है फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ से। अगर वो बहुत हल्का है तो मतलब कहने का क्या मतलब है, आपको ज्यादा टेम्परेचर देना ही नहीं पड़ेगा उसको मेल्ट कराने के लिए, इसीलिए सबसे कम है 63। इसको ऐसे याद कर सकते हो कि नाइट्रोजन का सबसे कम है। लेकिन आप एक बात देख पा रहे हो क्या, आर्सेनिक का सबसे ज्यादा है, फिर उसके बाद एंटीमनी का ज्यादा है, आप देख पा रहे हो। अब इसमें आप कैसे बोलोगे, देखो मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है पैकिंग एफिशिएंसी पे। तो जितनी पैकिंग अच्छी होगी मेटल, जो मेटल की है,
उतना आपका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो आर्सेनिक के जो एटम्स है उनमें अच्छी पैकिंग रही होगी, तभी इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है। ऐसे ही अगर मैं एंटीमनी की बात करूं तो उनके एटम्स में क्या है, पैकिंग अच्छी है, तभी उनका मेल्टिंग पॉइंट बिस्मथ से ज्यादा हो गया है। ये तो बात है, ये कहीं एक्सप्लेनेशन नहीं दे रखी है, बट हाँ हम इसको इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है मैम इसको याद कैसे करेंगे, क्योंकि ये पेपर में आ सकता है। तो बस आपको एक चीज याद रखनी है, नाइट्रोजन का सबसे कम होता है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, नाइट्रोजन का सबसे कम होता है, उसको पीछे फेंक दो, और सबसे ज्यादा होता है आर्सेनिक। इतना आपको याद रखना है, रह जाएगा याद। फिर उसके बाद लिखो एंटीमनी, फिर बिस्मथ, और लास्ट में क्या आ जाएगा, फॉस्फेट। ये किसका ऑर्डर है मेरा बेटा, मेल्टिंग पॉइंट का। तो ये आपको याद करना है, मतलब करना ही है। थोड़ा सा समझ के करोगे तो आसानी हो जाएगी कि नाइट्रोजन का जो है मास बहुत कम है, तो उस केस में उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है। आर्सेनिक में पैकिंग बहुत अच्छी होगी, तभी उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। ठीक है, हो जाएगा। और अगर मैं बात करूं बॉइलिंग पॉइंट की, तो बॉइलिंग पॉइंट काफी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, लाइक मॉलिक्यूलर मास पे, वंडर वॉल फोर्सेस पे। ठीक है, तो इसका याद करने की जरूरत। देखो बिस्मथ की ना केमिस्ट्री बहुत ज्यादा हम नहीं पढ़ते, अगर आप नोटिस करोगे ना, जितनी भी अभी मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी पी ब्लॉक के बारे में, तो ज्यादातर हम जो डिस्कशन कर रहे होंगे ना, वो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी पे कर रहे होंगे। तो बिस्मथ का अगर किसी को याद नहीं भी होती है ना चीजें, तो चलेगा। बॉइलिंग पॉइंट में सीधा आप ऐसे याद रखना, डाउन द ग्रुप मास बढ़ेगा, मास बढ़ेगा तो आपकी वंडरवॉल फोर्सेस बढ़ेंगी, जो कि काफी वीक फोर्सेस होती है, तुमने अगर पढ़ा हो तो 11th क्लास में। ठीक है, तो जितने ज्यादा वंडरवॉल फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगे, तो हमें ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा बॉईल करने के लिए। तो देखो जैसे जैसे मास बढ़ रहा है, वैसे वैसे हमारा बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ रहा है, अगर मैं बिस्मथ को छोड़, क्योंकि बिस्मथ की केमिस्ट्री हम डिस्कस नहीं करते हैं। तो अगर तुम्हें सिंपल देखना है तो एंटीमनी तक देखना, तो यानी कि बॉइलिंग पॉइंट में कुछ ऐसा याद करने को नहीं। ठीक है, अभी तक क्या याद करना है तुम्हें, 3 बातें याद रखनी है। एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दूसरा कोवेलेंट रेडियस में रीजनिंग, एंड तीसरा आपको मेल्टिंग पॉइंट का ध्यान है, डेंसिटी नहीं याद। क्लियर है सबको? कुछ ऐसा अभी तक मुश्किल तो आई होप नहीं लग रहा हो कुछ। मैं ट्राई करूंगी कि मुश्किल ना लगे, बट जहाँ पे लर्न करने वाली चीजें वहां पे करनी पड़ेगी, बट उसमें भी हम कुछ जुगाड़ ढूंढेंगे जिससे आपको चीजें याद हो जाए। लेकिन ये एक ऐसा चैप्टर है मेरा बेटा, जनरली उसको एज अ, अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन लूं तो इन चैप्टर को मैं कराती हूँ लास्ट में बोले तो जब तुम लोगों के बोर्ड्स के एग्जाम हो जाते हैं ना मार्च में, तब कराती हूँ मैं इन चैप्टर को, क्योंकि रटने वाले चैप्टर होते हैं। और ये भी फॉर श्योर है, अभी तो मैं तुम्हें रटवा के भेज दूंगी, टेस्ट में भी तुम अच्छा कर लोगे, लेकिन 1 महीने बाद दोबारा उठाओगे तो भूल जाओगे इनको। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं जो लास्ट में हम पढ़ें तो वो ज्यादा बेटर रहता है, बट क्योंकि डिमांड थी, हमें करना था, टेस्ट है आपका इसका, तो फिर मुझे करवाना पड़ा। ठीक है, इसलिए कह रही हूँ जो जो चीजें मैं लिखवा रही हूँ हाईलाइट कर लो, ताकि दोबारा रिवाइज करो आप कभी 1 महीने या 2 महीने बाद, तो आपके दिमाग में चीजें अपने आप आ जाए कि हाँ ये चीजें मैम ने बताई थी। चलो इतना क्लियर है क्या? चलो Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब हम फटाफट से एनसीईआरटी की लाइंस पढ़ लेते हैं। अब मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ठीक है, आई एम यूजिंग हाईलाइटर। ओके, तो तुम मुझे बताते जाना, कीप गिविंग मी थम्स अप, या उसमें लिख देना चैट बॉक्स में, हाँ मैम डन है, आगे चलो। तो फर्स्ट आपको बोल रहा है द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दीज एलिमेंट NS2 NP3, बात ठीक है क्या? वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन देखो सब में कितनी है, 2s2 2p3 3s2, देख रहे हो? NS2 NP3 क्या है, इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। वो बोल रहे हैं s ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल होता है और p ऑर्बिटल हाफ फिल होता है, जिसकी वजह से उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, ज्यादा स्टेबल होती है। क्यों? क्योंकि p में कितने मैक्सिमम फिल कर सकते हो तुम, 6, इसमें कितने फिल है, 3। तो सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं फुल्ली फिल्ड वाले, फिर होते हैं हाफ फिल्ड वाले, फिर जिनमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता वो वाले स्टेबल होते हैं। आगे आओ, आगे है एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। तो वो कह रहे हैं जो कोवेलेंट और आयनिक रेडियाई है उनका साइज इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं। लेकिन ये देखो यहाँ पे मैं हाईलाइट करूंगी अलग कलर से, there is a considerable increase in covalent radius from nitrogen to phosphorus, however from arsenic to bismuth only a small increase in covalent radius is observed। यहाँ पे लिखो
एक क्वेश्चन बन सकता है, लिख लो बेटा यहाँ पे सारे क्वेश्चन बन सकता है नीट 2025 में, असर्शन रीजन, और तुम्हारे टेस्ट में भी आ सकता है। इसकी जो डीपीपीज है मैं खुद कस्टमाइज डीपीपी बनाऊंगी, ठीक है, और तुम्हें मैं शेयर करूंगी। तुम्हें फालतू कुछ करने की खुद से जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुम कोई मॉड्यूल उठाओगे या कोई बुक उठाओगे तो उसमें पूरे पी ब्लॉक के क्वेश्चंस दिए होंगे, फिर तुम्हें डिमोटिवेशन आएगा, अरे हमने तो पढ़ा ही नहीं है। तो जो जो मैं करा रही हूँ, जो जो मैं क्वेश्चन दूंगी ना, कम से कम 100 एक क्वेश्चन दूंगी मैं इस चैप्टर के, तो बस वो करना है तुम्हें, ठीक है। चलो आगे आओ। रीजन क्या बोला इसने, रीजन ये बोल रहा है, कहाँ है हाइलाइटर, दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कंप्लीटली फिल्ड डी एंड एफ ऑर्बिटल्स इन हेवियर मेंबर्स। मतलब जो हैवी मेंबर बोले तो जो जब तुम जो डाउन द ग्रुप आ रहे हो वो हैवी है ना एलिमेंट्स, तो उसमें डी और एफ इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होने के कारण जो है ये चीजें हो गई। एनसीईआरटी ने सिर्फ इतना लिख के छोड़ दिया है, अपन ने ऑलरेडी डिटेल में पढ़ लिया है। किसी को यहाँ तक डाउट है तो पूछो, नहीं है? चलो आगे चलते हैं। आई एम यूजिंग हाइलाइटर, पढ़ना इसको क्या लिखा हुआ है, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज डाउन द ग्रुप ड्यू टू ग्रेजुअल इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। यस मैम, गुड टू गो। Because of the extra stable half-filled p orbital electronic configuration and smaller size ए फलाना, ग्रुप 15 एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है ग्रुप 14 से इन करस्पॉन्डिंग पीरियड्स। ये तो तुम्हें पता ही है। आओ बताती हूँ एक बार बताओ, ग्रुप 14 वाले कार्बन वाली फैमिली होती है, ग्रुप 15 तुम्हारी नाइट्रोजन वाली फैमिली होती है, और ग्रुप 16 क्या होती है, ऑक्सीजन वाली फैमिली होती है। आपको पता है लेफ्ट टू राइट जाओगे तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, लेकिन देयर इज एक्सेप्शन। अगर मैं बात करूं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की, तो होनी तो चाहिए ऑक्सीजन की ज्यादा, बट किसकी होती है, नाइट्रोजन। रीजन हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि यहाँ पे क्या होती है 2s2 2p3 होती है, यहाँ पे p4 होता है, ठीक है। और कार्बन से तो ज्यादा होएगी, वो तो वैसे ही हमें पता है लेफ्ट टू राइट जो है बढ़ती है, लेकिन कुछ ज्यादा ही होगी, क्योंकि नाइट्रोजन में क्या है हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, जिसकी वजह से उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप 14 से भी ज्यादा होती है, ग्रुप 16 से भी ज्यादा होती है। एंड दिस इज योर एनसीईआरटी का क्वेश्चन कि व्हाई ग्रुप 15 हैज हायर आयनाइजेशन एंथैल्पी देन ग्रुप 14 एंड ग्रुप 16। एंड मैं आपको पहले बता दे रही हूँ, एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का नहीं छोड़ना है इसमें। मतलब जितना तुम्हें मैं पढ़ा रही हूँ ना, उससे रिलेटेड जो तुम्हें एनसीईआरटी के क्वेश्चंस मिलेंगे वो तुम्हें करने हैं। तुम कहोगे तो मैं मार्क भी करा दूंगी कौन कौन से करने हैं, अगर नहीं मिलेंगे तो। आगे चलते हैं, आगे देखो वो क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है द ऑर्डर ऑफ सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी एज एक्सपेक्टेड। मतलब सक्सेसिव का मतलब क्या होता है मेरा बेटा, पहले आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला है ना, उसके बाद आपने एक और इलेक्ट्रॉन निकाला, तो अगर आप 1 by 1 करके इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो उस केस में जो आयनाइजेशन एनर्जीज हैं वो इंक्रीज होंगी। मतलब फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, उससे ज्यादा सेकंड होगी, सेकंड से ज्यादा थर्ड होगी, थर्ड से ज्यादा फोर्थ होगी, ठीक है। तो जब आप इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आता है तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन निकाल पाना मुश्किल होता है। यानी कि सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज क्या होती हैं, इंक्रीज होती हैं, जैसे हमेशा से हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो डेल्टा H1 यहाँ पे क्या दिखा रहा है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, डेल्टा HI2 क्या दिखा रहा है तुम्हें, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, और डेल्टा IH3 क्या दिखा रहा है, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। क्लियर है सबको? यस मैम। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट वन, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज। नॉर्मल हमारा काम हो गया है, काफी सारी चीजें पढ़ ली, अब हम पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। आ जाओ, चलो जी। सबसे पहले बोला है जितने भी एलिमेंट्स हैं इस ग्रुप के वो पॉलीएटॉमिक है। पॉलीएटॉमिक बोले तो बहुत सारे एटम्स हैं उसमें, है ना। लेकिन नाइट्रोजन भैया क्या है, नाइट्रोजन तो क्या करता है, डाई नाइट्रोजन तो डाई एटॉमिक गैस है, ठीक है। जैसे P4 है, P में 4 है, फॉस्फोरस 4 है ना उसमें, तो वो पॉलीएटॉमिक है, ठीक है। ऐसी आर्सेनिक भी पॉलीएटॉमिक है, बिस्मथ भी है। लेकिन जो नाइट्रोजन है वो क्या है, डाई एटॉमिक गैस है, क्योंकि आपको पता है ना नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में मिलता है, N3 N4 की फॉर्म में थोड़ी ना मिलता है। क्लियर है? अच्छा, वो कह रहे हैं कि डाई नाइट्रोजन गैस है, ध्यान से सुन लेना। बाकी जितने भी
हैं कौन कौन से, फोस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, वो सारे क्या हैं, सोलिड्स हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद बताओ, ये मैंने बता दिया कि मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, नाइट्रोजन फोस्फोरस नॉन मेटल हैं, ये मेटलोइड्स हैं, बिस्मथ भैया जी मेटल हैं, बता दिया। चलो रीजन भी बता दिया, क्योंकि डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, आयनाइजेशन एनर्जी कम होता है, तो इलेक्ट्रॉन भैया जी को निकालना आसान होता है। आगे बढ़ो, बॉइलिंग पॉइंट क्या बोल रहा है, इंक्रीज होता है क्योंकि मास बढ़ता है, लेकिन 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 देखो यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा हुआ, लेकिन देखो कहाँ गया मेरा हाईलाइटर, ये देखो, बट द मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज अप टू आर्सेनिक देन डिक्रीज अप टू बिस्मथ, यही पढ़ाया मैंने। क्या एक्सेप्शन लिखवाई थी मैंने, एक्सेप्शन कह रही हूँ, क्या ऑर्डर था हमारा मेल्टिंग पॉइंट का, सबसे ज्यादा आर्सेनिक का, फिर सबसे कम नाइट्रोजन का, में क्या आ जाता है एंटीमनी, बीच में बिस्मथ और फिर फोस्फोरस। क्या ये ऑर्डर याद रहेगा? Yes, ma'am. यस उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एक्सेप्ट नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के अलावा जितने भी एलिमेंट्स है, फोस्फोरस, एंटीमनी, बिस्मथ, वो सारे के सारे क्या दिखाते हैं मेरा बेटा, एलोट्रोपी दिखाते हैं। जैसे याद करो बचपन में तुम कार्बन के एलोट्रोप्स पढ़ के आए हो ना, डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरिन, वैसे ही यहाँ ग्रुप 15 के एलिमेंट्स भी एलोट्रोप्स होते हैं, लेकिन नाइट्रोजन भैया के नहीं होते हैं। धीरे धीरे समझ में आ जाएगा क्यों नहीं होते हैं। ठीक है, फोस्फोरस के भी होते हैं, व्हाइट फोस्फोरस, ब्लैक फोस्फोरस, रेड फोस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इन सब की एलोट्रोपिक फॉर्म्स होती हैं, बट नाइट्रोजन की नहीं होती हैं। सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है तुम लोगों के आने वाले नीट 2024 में। यहाँ से कहाँ गया मेरा पेन, लिखो नीट 2025, तो मैं हर जगह दूंगी, तुम्हें मॉड्यूल में मिलेगा, तुम्हें मेरे दिए गए क्वेश्चंस में मिलेगा, अवंती वाले टेस्ट में भी आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, क्या हुआ कोमल? कोई बात नहीं कोमल, कोई बात नहीं बेटा, रिकॉर्डिंग देख लेना। क्लियर हो गया? चलो अब आपको लग रहा होगा बहुत सारा पढ़ लिया, तो तुम्हारे लिए देखो मैंने एक स्लाइड लगा दी रिकैप। चलो अब अपना दिमाग दौड़ाओ, रफ नोटबुक निकालो, जो अभी तक पढ़ाया है सोचो क्या पढ़ाया है। सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लोगे? हाँ या ना? चलो यस दूसरी चीज अपन ने क्या किया इसमें, कोवेलेंट रेडियस, एक्सेप्ट वो जो मैंने रीजनिंग बताई थी, याद होनी चाहिए तुम्हें कि नाइट्रोजन से फॉस्फोरस एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज आता है, लेकिन बाद में थोड़ा कम आता है। थर्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में मैंने क्या बोला था, नाइट्रोजन, फिर फोस्फोरस की, फिर आर्सेनिक की, लेकिन एंटीमनी और बिस्मथ की क्या है, बराबर है। उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका था, जल्दी बताओ, बोलो। Arsenic. आर्सेनिक। एंटीमनी, बिस्मथ, फोस्फोरस, नाइट्रोजन। हाँ, जिसको रटने की मतलब जिसको लर्न करने की आदत नहीं है, जिन्होंने 8th 9th में लर्न की थी चीजें, आप लोगों को तो फिर और भी ध्यान देना है। ठीक है, फिफ्थ वाला और क्या बताया था मैंने, और क्या बताया तुम्हें एक्स्ट्रा, बताओ भाई, मैं तो भूल गई। Ionic radius. आयनाइजेशन एनर्जी। वो तो कोवेलेंट में आ जाएगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी में तो कोई एक्सेप्शन नहीं थी, तो वो याद भी नहीं करना। और बताओ। Ma'am, हाँ, नाइट्रोजन फोस्फोरस तुम्हारे नॉन मेटल हैं, तुम्हें ऐसे याद करना है जैसे मैं बोल रही हूँ तुम लोगों को। आर्सेनिक और एंटीमनी मेटलोइड है, और बिस्मथ तुम्हारा जी मेटल है। ठीक है, और एक और पॉइंट क्या लिखवाया, नाइट्रोजन जो है डज नॉट शो एलोट्रोपिक। क्लियर है इतना? यानी कि 6 पॉइंट्स मैंने तुम्हें बता दिए अभी तक। हो गए याद? नहीं भूलोगे एटलीस्ट तब तक तो मत भूलना। ठीक है, कुछ टाइम तक मत भूलना। चलो अब आते हैं काम की चीज, अब आता है इंपॉर्टेंट आज का। अभी अपने पास टाइम है। तुम्हारी नेक्स्ट क्लास कब है? 8:45. जल्दी बोलो। 8:45 ठीक है, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी फिर आराम से 8:25 पे आ जाओ। चलो स्टार्ट करें। चलो पहले सुनना मैं क्या बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ से मैं तुम्हें 5 क्वेश्चन बना के दूंगी अभी। ठीक है, चलो सबसे पहली चीज,
कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज पे जंप करें, जिसमें से सबसे पहले हमारी बात आती है ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो अगर मैं बेटा ग्रुप 15 की बात करूं, तो जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ये एलिमेंट्स दिखाते हैं वो कौन कौन सी हैं? -3 दिखाते हैं, +3 दिखाते हैं एंड +5 दिखाते हैं। कौन कौन सी दिखाते हैं? -3 दिखाते हैं, +3 दिखाते हैं एंड +5 दिखाते हैं। ठीक है जी, ये ज्यादातर इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। जैसे नाइट्रोजन भैया जी है, वो तो और भी दिखाते हैं, +1 भी दिखाते हैं, +2 भी दिखाते हैं, +4 भी दिखाते हैं। ठीक है, लेकिन मैं बात कर रही हूँ कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर है? तो इनके जो एलिमेंट्स हैं ग्रुप 15 के कौन कौन से मेरा बेटा? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। तो ये वाली ऑक्सीडेशन स्टेट को दिखाते हैं। आगे आओ, आगे वो बोल रहा है द टेंडेंसी टू एग्जिबिट -3 ऑक्सीडेशन स्टेट। जो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने की टेंडेंसी है ना, वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है। एक बात बताओ, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट कब आती है मेटल पे, मतलब एटम पे या एलिमेंट पे? जब हमारे पास क्या होगा, जब वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तभी उस पे माइनस की ऑक्सीडेशन स्टेट आती है। बोलो हाँ या ना? यस यस मैम। है डाउन द ग्रुप तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, तो वो तो देने की टेंडेंसी रखेगा, लेने की थोड़ी ना रखेगा। इसलिए उसने बोला है -3 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है, क्योंकि ड्यू टू इंक्रीज इन साइज एंड मेटेलिक कैरेक्टर। क्लियर है इतना पॉइंट? फिर उसके बाद वो बोल रहा है इनफेक्ट जो हमारा लास्ट मेंबर है ना ग्रुप का, कौन है लास्ट मेंबर? बिस्मथ। वो कह रहा है वो तो -3 का कोई दिखाएगा ही नहीं, मतलब बिस्मथ की तो -3 होती ही नहीं है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि बिस्मथ भैया जी क्या है हमारे, बताओ? मेटल। मेटल है। तो मेटल होने के बावजूद उसकी मजाल ही नहीं है कि वो -3 दिखा सके। क्लियर है इतना? उसके बाद उसने बोली है एक बात, उसने एक इम्पोर्टेंट बात ये बोलती कि द स्टेबिलिटी ऑफ, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझाऊंगी अभी तुम्हें, जो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी है। अभी मैंने बोला कि कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, मैंने दो बातें बोल दी। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट -3, +3 और +5 दिखाते हैं ये एलिमेंट, जिसमें -3 डाउन द ग्रुप जो है डिक्रीज होता है, तो बिस्मथ -3 तो नहीं दिखाता है। उसके बाद मैं एक और बात बोल रही हूँ कि जो +5 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, वो भी डाउन द ग्रुप जो है डिक्रीज होती है। लेकिन सिर्फ एक ऐसी ऑक्सीडेशन, मतलब एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें बिस्मथ +5 में होता है, सिर्फ एक लौता ऐसा कंपाउंड है जिसमें बिस्मथ +5 में होता है, वो है हमारे पास BiF5, बिस्मथ पेंटाफ्लोराइड। यहाँ से क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस हैं तुम्हारे नीट 2025। वैसे तो बिस्मथ कह रहे हैं +5 नहीं दिखाता है, सिर्फ एक ही कंपाउंड एग्जिस्ट करता है उसका +5 में, दैट इज BiF। क्लियर है? अब आपको मेरे को अब मुझे आपको ये रीजन बताना है कि मैम +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज क्यों होती है। वो कह रहे हैं देखो +3 इंक्रीज हो रही है, +5 डिक्रीज हो रही है। आओ समझते हैं। मेरे को एक पेज चाहिए होगा, कहाँ गया पेज? चलो मैंने 1 मिनट रुको बेटा, मेरे को एक पेज चाहिए होगा इसमें। इनर्ट पेयर इफेक्ट का नाम सुना है क्या सबने? यस मैम। ओके, अब इधर आओ। क्या होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट? ध्यान से सुनना। मैंने क्या बोला? जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ है, डाउन द ग्रुप बेटा जो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो डिक्रीज होगी एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज डाउन द ग्रुप। ठीक है, यानी कि जो बिस्मथ भैया जी हैं, अगर तुम उससे पूछोगे तो +5 दिखाना चाहते हो +3, वो कहेगा मैं +3 दिखाना चाहता हूँ। सिर्फ एक ही ऐसा कंपाउंड है जिसमें बिस्मथ +5 है, दैट इज BiF5। एंटीमनी से पूछोगे कि तू भाई बता +5 दिखाएगा +3, वो कहेगा मैं दोनों दिखा दूंगा, बट +5 वाली ज्यादा होगी स्टेट। आर्सेनिक से पूछोगे वो भी दोनों दिखा देगा, फास्फोरस से पूछेगा वो भी दोनों दिखा देगा, ये भी दिखा देगा। यानी कि जो नखरे हैं वो किसके हैं? बिस्मथ के। नखरे किसके हैं? बिस्मथ के।
और ध्यान रखना जो इनर्ट पेयर इफेक्ट है वो हमेशा किस पे लगाते हैं हम, लास्ट एलिमेंट पे, एप्लीकेबल टू लास्ट एलिमेंट। बच्चे क्या करते हैं, हर किसी पे लगाना फिर लग जाते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। भाई होता क्या है इनर्ट पेयर इफेक्ट, ये तो बताओ। इनर्ट मतलब रिएक्ट नहीं करना। अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर तुम्हें बिस्मथ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करवाऊं तो इसमें क्या था, 4f14, 5d10, 6s2 6p3 था। एक बात बताओ, मान लेते हैं ये 6th वाली शेल है, ठीक है, इसमें s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 3 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है? समझेगा ना, नहीं समझेगा? मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ क्योंकि शेल में सब शेल होंगे ना 6s 6p, तो मैं भी इसको ऐसे लिखा रही। यानी कि अंदर वाले में क्या है, f वाले भी भरे हुए, लेट से कि ये 5d वाला लेट से, और ये वाला क्या है अपना आपका 4f वाला, तो इसमें 14 इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे होंगे, बना लेना भाई 14, और इसमें 10 है। अब एक बात बताओ, आपको पता है कि f वाले इलेक्ट्रॉन्स का और जो d वाले का शील्डिंग इफेक्ट है वो तो बहुत ही बेकार है, अभी बताती आ रही हूँ मैं इतनी देर से। तो बेटा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस के बीच में और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के बीच में वो ज्यादा होगा, हाँ या ना? हाँ। अच्छा, अगर मैं 6s और 6p की बात करूं तो आपको पता होना चाहिए कि सेम शेल के लिए ये बात कर रही हूँ मैं, सेम शेल के लिए 6s और 6p में से न्यूक्लियस के पास कौन सा वाला होगा, 6s वाला ही होगा, p वाला थोड़ा दूर होगा। Yes, क्योंकि ma'am. बेटा 6s वाला न्यूक्लियस के थोड़ा पास है और इनका शील्डिंग इफेक्ट बहुत ही घटिया किस्म का है, तो यानी कि न्यूक्लियस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है 6s वाले इलेक्ट्रॉन्स पे वो बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, इतना ज्यादा होगा कि इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना मुश्किल होगा। तो ये बोला जाता है कि जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप आते हो तो वहां पे 6s के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अगर आपने कभी मेरे मुंह से सुना हो तो मैं हमेशा ये बोलती हूँ, हमें लेना देना होता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि वही बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। अब क्योंकि 6s का अट्रैक्शन ज्यादा है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, तो बिस्मथ कहेगा भाई लेने हैं तो ये 3 ले जा, नहीं तो मैं तो नहीं देने वाला, 5 तो मैं नहीं दूंगा, 5 तो मैं नहीं दूंगा, लेने हैं तो ये 3 ले जा। न्यूक्लियस ने मेरे ऊपर लगा रखा है जबरदस्त फोर्स, मैं तो ये 2 नहीं निकालूंगा। क्लियर हुई बात? तभी बिस्मथ जो है +3 में ज्यादा खुश होता है, रीजन ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। मैम फिर BiF5 कैसे दिखा रहा है बेटा, इसके साथ ये भी तो देखो, कौन सा एलिमेंट है, फ्लोरीन, भयंकर इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो तो खा जाएगा बिस्मथ को, इसीलिए इसकी इतनी ताकत थी कि इसने 2 निकाल लिए, 2 निकाल लिए, वरना किसी और की ताकत नहीं है इन 2 इलेक्ट्रॉन को हाथ भी लगा देगा। समझ रहे हो? देखो अपने को पढ़ना है तो अपने को कुछ तरीका निकालना पड़ेगा चीजों को समझने के लिए, समझ रहे हो, ताकि आपको याद रहे बहुत टाइम तक। अगर आपको केमिस्ट्री में इसकी डेफिनेशन लिखनी है इनर्ट पेयर इफेक्ट की, तो वो क्या होता है, रिलक्टेंस वर्ड यूज करते हैं, रिलक्टेंस ऑफ एस इलेक्ट्रॉन्स टू पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। समझ गए? मतलब जो एस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, इसी को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, इनर्ट पेयर इफेक्ट। पहले जब स्कूल्स में ये चैप्टर होता था तो 1 नंबर की डेफिनेशन हर साल पेपर में आती थी, डिफाइन इनर्ट पेयर इफेक्ट, डिफाइन इनर्ट पेयर इफेक्ट। हालांकि ये वाला टॉपिक बच्चों को ग्रुप 13 में पढ़ाया जाता है, बट मेरे से बहुत बच्चों ने नहीं पढ़ा है ग्रुप 13, तो मैं मान के चल रही थी कि आपको नहीं आता है। ठीक है, तो मैंने समझा दिया, मत भूलना क्योंकि लास्ट है जब मैंने बताया। सेम मैं 16 में नहीं रिपीट करूंगी व्हाट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट, ना ही मैं 17 में आपको रिपीट करूंगी। क्लियर है क्या? यानी कि बिस्मथ दिखाना चाहेगा +3, सिर्फ एक ही ऐसा है जो कंपाउंड जिसमें बिस्मथ +5 दिखा सकता है, वो है BiF5। चलो आगे आते हैं, आई होप अभी तो क्लियर हो गया होगा। ये देखो वो बोल रहा है स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज एंड दैट ऑफ +3 स्टेट इंक्रीज। रीजन देखो, इसने ना इतना लिख के छोड़ दिया, बस यही तो दिक्कत है एनसीईआरटी वालों की, लिख के छोड़ देते हैं, बच्चा तो ढूंढता रहे, गूगल करता रहे। ठीक है, 6s में 2 इलेक्ट्रॉन है ना मेरा बेटा, वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन में, वही होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, फिर उसके बाद वो बोल रहा है बिसाइड +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये तो सिंपल है, ये करने की भी जरूरत नहीं है। वो ये बोल रहा है कि +5 ऑक्सीडेशन स्टेट के अलावा नाइट्रोजन +1 +2 +4 भी दिखाता है जब वो ऑक्सीजन के साथ होता है, क्योंकि आपको पता है ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है।
है ना। तो नाइट्रोजन पे ऑब्वियस सी बात है कोई प्लस वाली ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, ये तुम्हें ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ ध्यान रखना है यहाँ तक। समझ में आ गई? अब ऐसा नहीं है बाकी चीजें तुम्हें पढ़नी नहीं है, वो तुम्हें धीरे धीरे आगे आने वाली क्लासेस में समझ में आ जाएगा, इसलिए मैं अभी नहीं पढ़ा रही हूँ। चलो उसके बाद आगे चलते हैं मेरा बेटा। उसके बाद वो बोल रहा है इन केस ऑफ नाइट्रोजन जितनी भी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है नाइट्रोजन की +1 से +4, उनमें टेंडेंसी होती है डिस्प्रपोर्शनेट करने की। अब बात आती है डिस्प्रपोर्शनेट क्या होता है, बताया था मैंने। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है मेरा बेटा? अरे बोल दो ना, किसी को नहीं मालूम है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन? मैंने शायद कभी नहीं बताया तुम लोगों को। सेम स्पीसीज का ऑक्सीडेशन होना, रिडक्शन होना, बताओ। ये बताया तो था मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कराते वक्त, तो भूल गए? और तुम्हारा टेस्ट में क्वेश्चन भी आया था ये। बेटा डिस्प्रपोर्शनेशन होता है कि अगर सेम स्पीसीज का ना, इधर आओ, सेम स्पीसीज का रिडक्शन हो रहा है और ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, तो वो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जांपल होता है। समझे? अब मत भूलना, इधर आओ। और मैंने कहा था जहां जहां डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन की बात होगी वहां वहां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। इधर आओ। अब तुम यहाँ पे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, यहाँ पे निकालो और यहाँ पे, और मुझे बताओ क्या क्या आ रही है, जल्दी से निकालो, क्योंकि एक तो इस चैप्टर में बोलना बहुत पड़ता है ना। चलो निकाल के बताओ मेरे को। HNO2 में कितनी आ रही है, HNO3 में कितनी आ रही है, और NO में कितनी आ रही है? हाँ शकुन। मैम HNO2 में +3, हाँ नेक्स्ट में +5 और NO में हाँ +3। वेरी गुड। देखो इसमें कितनी आ रही है तुम्हारी, +3 आ रही है, निकाल लोगे ना, +1 + x - 4। यस इसमें +5 आ रही है और इसमें कितनी आ रही है, +2। तो आप देख रहे हो +3 से +5 ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, ठीक है। तो ये किसका एग्जाम्पल है? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। क्लियर है क्या? यस मैम। तो काफी इंपॉर्टेंट होती है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। फिर उसने बोला है कि फॉस्फोरस वाली भी कुछ रिएक्शन होती है जो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करती है, भूल जाओ, इसको काम का नहीं है, जब आएगा मैं बता दूंगी। यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे बोल रहा है कि नाइट्रोजन इज रिस्ट्रिक्टेड टू अ मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ 4। मतलब नाइट्रोजन कह रहा है वो कि नाइट्रोजन भैया 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता है। वैसे तो हमें पता है नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, लेकिन चलो जबरदस्ती तुमने उसके 4 बना भी दिए तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, लेकिन मजाल है कि वो 5 बॉन्ड बना दे। कहीं पे भी आप पूरी केमिस्ट्री में कहीं पे भी नहीं देखोगे जहां पे नाइट्रोजन के 5 बॉन्ड हो। अगर कहीं पे 5 बॉन्ड है मतलब वो गलत है। क्यों ऐसा हो रहा है मेरा बेटा? इधर आना। आपको पता है नाइट्रोजन की वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन ये होती है 2s2 2p3, हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। उसके पास 2d तो होती ही नहीं है। तो मेरा बेटा अगर 2d नहीं होती है तो कोई मान लो आया बंदा इसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए, तो ये बना पाएगा क्या? नहीं बना पाएगा, वो सिर्फ इनके साथ बनाएगा। समझ रहे हो ना? एक एक इलेक्ट्रॉन एक एक और मिल जाएगा तो बॉन्ड बन जाएगा। उसके बाद डी है ही नहीं, तो मैक्सिमम वो अपनी एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल को यूज कर सकता है बॉन्डिंग के लिए, उससे ज्यादा नहीं कर सकता। इसीलिए इसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी बोले तो कितने मैक्सिमम जो है बॉन्ड बना सकता है, तो 4 ही बना सकता है। रीजन? क्योंकि इसके पास डी ऑर्बिटल नहीं है, ठीक है। लेकिन जो दूसरे एलिमेंट्स है, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, उनके पास डी ऑर्बिटल है।
तो वो बॉन्ड बनाने के लिए अपनी डी वाली यूज कर सकते हैं। तभी देखो PF6 नेगेटिव एग्जिस्ट करता है, यानी कि फोस्फोरस ने 6 बॉन्ड बनाए हुए हैं फ्लोरीन के साथ, यानी कि उसने अपनी डी ऑर्बिटल भी क्या की है, यूज किया है बॉन्डिंग के। देख पा रहे हो? यस मैम। क्लियर हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। आगे चलें। आगे देखो क्या बोल रहा है ये, कहाँ गया? हाँ, आगे आता है एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन। एनोमलस मतलब क्या होता है बेटा? अजीबोगरीब। जब जब तुम ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ोगे ना, तो फर्स्ट वाले एलिमेंट के कुछ अलग ही नखरे होंगे बाकी एलिमेंट से। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फर्स्ट लिख लो कहीं पे, अपनी लैंग्वेज में लिखो। जितना इसको आप अपनी लैंग्वेज में सीखोगे ना, पढ़ोगे, उतनी चीजें याद होंगी। लिख लो कहीं पे कि फर्स्ट एलिमेंट के अलग ही नखरे होते हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है? नाइट्रोजन है। अब देखो उसके नखरे, देखो बाकी मेंबर्स से कैसे अलग हैं। पहला, एक तो उसका छोटा साइज है, उसके अलावा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, आयनाइजेशन एनर्जी में भैया बहुत ज्यादा है, और इस इनके महाशय के बाद डी ऑर्बिटल भी नहीं होते। और अगर डी ऑर्बिटल नहीं होते तो ये पी पाई बॉन्ड ही बना पाएंगे? इधर देखो, आपको पता है ना नाइट्रोजन ऐसे फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो नाइट्रोजन के पास क्या है? 2p ऑर्बिटल है, इसके पास भी 2p है, तो इसके पास बेचारे के पास क्या है? p वाली ऑर्बिटल है। हाँ या ना? एक सिग्मा बॉन्ड बना लेगा, 2 पाई बॉन्ड बना लेगा, और वो कैसे होंगे? पी पाई पी बॉन्ड के ओवरलैपिंग से बनेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आया? दूसरे एलिमेंट्स के साथ जैसे आपका CN है, ठीक है, या ऑक्सीजन के साथ वो बॉन्ड बना रहा है, तो पी पाई बनेंगे। आर यू गेटिंग माय बात? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बिकॉज कार्बन के पास भी 2p है, ऑक्सीजन के पास भी 2p है, तो ये पी पाई बॉन्ड बनाते हैं। लेकिन मेरा बेटा जो हैवियर एलिमेंट्स है ना, इधर आओ, वो पी पाई बॉन्ड नहीं बनाते हैं। क्यों नहीं बनाते हैं? क्योंकि फास्फोरस के पास क्या है? 3s3p है। तो 3p की ओवरलैपिंग होगी तभी तो बनेगा पाई बॉन्ड। फिर होगी 4p के बीच में, तभी तो बनेगा पाई बॉन्ड। लेकिन बेटा जैसे तुम नीचे आते जा रहे हो, ऑर्बिटल का साइज तो बढ़ता जा रहा है ना, और अगर ऑर्बिटल का साइज बढ़ रहा है तो उनके बीच में इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो ज्यादा डिफ्यूज्ड होंगे, ज्यादा फैले हुए होंगे, जिसकी वजह से ओवरलैपिंग अच्छी नहीं होगी। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? इसकी वजह से वो पी पाई बॉन्ड नहीं बनाते हैं। जब आप नीचे आते हो, लाइक फोस्फोरस, एंटीमनी, बिस्मथ, वो बनाते हैं डी पाई बॉन्ड, क्योंकि उनके पास डी ऑर्बिटल होती है, तो वो अपने डी ऑर्बिटल को यूज करते हैं बनाने में। तो डी पाई उनका स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू पी पाई। ठीक है, और यही रीजन है कि नाइट्रोजन जो है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करता है विद अ ट्रिपल बॉन्ड। देख पा रहे होगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पी पाई बनता है, और ये इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है कि इसको अगर आप बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो यू नीड टू सप्लाई हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी? 941.4। इतनी बॉन्ड एंथैल्पी इसकी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी हो। जबकि जो फॉस्फोरस है वो सिंगल बॉन्ड में भी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे P4 है, अभी मैं पढ़ाऊंगी। हालांकि आर्सेनिक, एंटीमनी तो नहीं पढ़ते हम, बट यस फॉस्फोरस की केमिस्ट्री हम पढ़ते हैं। क्लियर है ये वाली बात? यस मैम। यस मैम। उसके बाद आगे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाउएवर द सिंगल NN बॉन्ड इज वीकर देन PP सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखो, नीट 2025 में आ सकता है। मतलब वो कह रहे हैं कि अगर आप कंपेयर करोगे NN सिंगल बॉन्ड और PP सिंगल बॉन्ड को, तो NN बॉन्ड वीक होता है। क्यों वीक होता है ये समझो। आपको पता है नाइट्रोजन का साइज छोटा है और इस पे लोन पेयर है, तो साइज छोटा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में क्या है? रिपल्शन है। देख रहे हो, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इसको बोलते हैं। तो ये क्या होना चाहेंगे? थोड़ा रिपल्शन से बचने के लिए थोड़ा दूर होना चाहेंगे, जिसकी वजह से बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है, बॉन्ड वीक हो जाता है एज कंपेयर टू PP। यानी कि अगर मैं बात करूं NN सिंगल बॉन्ड की, तो वो वीक होता है एज कंपेयर टू PP बॉन्ड। रीजन?
इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, या तुम लोन पेयर बोलो या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बोलो जो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। क्या ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ तुम लोगों को? यस मैम। सारे सोच लो, टेक योर टाइम, सारी चीजें आप लोगों को ग्रास्प होनी चाहिए। देखो आज मैं स्लो चल रही हूँ, नो डाउट। कल वाली क्योंकि आपको थोड़ी थोड़ी चीजें बतानी थी, लाइक इन पेयर इफेक्ट हो गया, आयनाइजेशन एनर्जी हो गया। अब कल की क्लास में हम आगे स्मूथली चल सकते हैं। मतलब कल है क्या आपकी क्लास? हाँ कल है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा बेटा, कैटिनेशन की जो टेंडेंसी है बहुत ही कम वीक होती है। कैटिनेशन का मतलब क्या होता है? सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी। जैसे कार्बन की सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी गजब की है, और इतनी गजब है कि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बना दी है उसपे। लेकिन नाइट्रोजन भैया की नहीं है इतनी, वो बेचारे एक ही नहीं संभाल पा रहा तो औरों के साथ क्या करेगा, है ना। एनएन बॉन्ड इतना वीक है तो और क्या करेगा ये, समझ रहे हो मेरी बात। तो कैटिनेशन टेंडेंसी क्या है इसकी, कम है। उसके बाद बेटा ये हमें पता है ये डी ऑर्बिटल नहीं होते, फलाना फलाना, आगे बढ़ो। कोवेलेंसी 4 होती है, ये भी बता दिया, बस बता दिया। वो बोल रहे हैं R3PO R3PCH2, ये डी पाई पी पाई बॉन्ड बनाते हैं। तुम देख पा रहे हो ना, ऑक्सीजन की पी ऑर्बिटल और फास्फोरस की डी ऑर्बिटल इसमें यूज हो रही है, सिर्फ कोई ये समझा रहा है। यानी कि तुम्हें सिर्फ क्या करना है मेरा बेटा, ये ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल, लिख देती हूँ मैं, नाइट्रोजन क्या बनाता है, पी पाई बॉन्ड बनाता है, और जो बाकी उसके नीचे के हैं वो पी पाई बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, ये आपको अभी याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको पता ही नहीं है लिगेंड्स होता क्या है। तो यहाँ पे मैं नहीं चाहती हूँ आप लोग कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है जी। ना ही आपको अभी ट्रांजिशन मेटल मैंने पढ़ाया है, ठीक है, क्योंकि वो कह रहा है कि फास्फोरस डी पाई भी बनाता है ट्रांजिशन मेटल के बाद, क्योंकि आपको पता है ट्रांजिशन मेटल्स क्या होते हैं, टी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, तो वो अपनी डी ऑर्बिटल यूज करेंगे बॉन्डिंग के लिए, इसलिए वो कह रहा है डी पाई पी पाई बॉन्ड भी बनाता है। ठीक है, अभी इस पे ध्यान मत दो क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि अभी आपने वो चीज डिटेल में नहीं पढ़ी है। ठीक है, चलें। चलो, अच्छा टाइम हो गया, बहुत है, इतना बहुत है। मैंने दूसरे वाले बैच में बस इतना ही कराया था। अब क्वेश्चन तो नहीं हुए हमारे, हालांकि मैं बहुत सारे क्वेश्चन लाई थी, बट इट्स ओके। 1 2 3 क्वेश्चन है, वो मेरे को अभी करके दिखा दो तुम। देखती हूँ कितने बच्चों का हैंड रेज होता है आज की क्लास में। अरे करो भाई, सिर्फ 9 बच्चे, पूरा जोर लगा दिया मैंने इसको बताने में। 10 बच्चे बस। दिशा, महक, नाजो, पूजा, प्रिंस, प्रिंस कहाँ था बेटा तू? सिमरन, पलक, महक, कंचन, खुशी, शिवानी, वेयर आर यू बच्चों? अच्छा खुशी का है हैंड रेज है। हाँ जी, सारे बच्चे बताओ क्या होगा, एक साथ बोलो। ऑप्शन है। ऑप्शन ए। नाइट्रोजन। ऑप्शन है। नाइट्रोजन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। करो क्वेश्चन नंबर 2। Screen is not visible. I guess there is network issue from your side. हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल कि तुम्हें सेकंड और थर्ड के बारे में ना पता हो, बट क्वेश्चन यू कैन अटेम्प्ट कर सकते हो एक क्वेश्चन। हाँ जी, क्या कहते हो, क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए। ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन है इसका करेक्ट होगा। का तुम अब ये सोच फर्स्ट। रहे हो मैम काश पूरी हिस्ट्री इतनी आसान। चलो आ जाओ, उसके बाद ये करो।
जल्दी बताओ आंसर कौन होगा, क्या नाम है, पीयूष बता बेटा। मैम सेकंड ऑप्शन। चलो सेकंड को लॉक कर देते हैं, BiF5। ठीक है, बाकी किसी की और हिम्मत नहीं है 6s वाले इलेक्ट्रॉन निकाल ले बिस्मथ से, सिर्फ फ्लोरीन में वो हिम्मत है। ठीक है, तो अभी देखो 3 क्वेश्चन बन पाए अपने, जितना आपने पढ़ा है। बाकी के क्वेश्चन बाकी के क्वेश्चन अपन क्या करेंगे, कल हो जाएंगे कवर, क्योंकि हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ये मैंने होमवर्क में भी डाले हैं, अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन मिलता है जो आप कर सकते हो वो कर लेना। जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो, ये वाला कर सकते हो, ये वाला कर सकते हो, और मैं बता देती हूँ ये वाला कर सकते हो, है ना, और मैं बता देती हूँ कौन सा कर सकते हो। नहीं ये मत करना, ये कर सकते हो बस। ठीक है, बाकी नहीं होंगे अभी तुमसे, अगर तुमने नहीं पढ़ा मुझसे। ठीक है, और इसके अलावा ये कर सकते हो, ये कर सकते हो बस। ये देखो ये मैंने डाल दिए हैं और रिकॉर्डिंग डाल दिए, व्हेन यू क्लिक नाउ ऑन दिस तो ये ओपन हो जाएगी ग्रुप 13 और 14 की रिकॉर्डिंग। मस्त मजे आराम से देखना, अभी मत देखना, संडे वाला टेस्ट वेस्ट दे दो, बट जो बच्चे के पास टाइम है वो देख सकता है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट क्लास में ग्रुप 15 ही कवर हो पाएगा। ठीक है, अभी के लिए इतना ही रखते हैं मेरा बेटा। और मेन तुम्हें क्या ध्यान रखना है, पता है ना आज क्या क्या पढ़ा दिया अपन ने, सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कोवेलेंट रेडियस वाला, मेल्टिंग पॉइंट वाला ऑर्डर, नाइट्रोजन एलोट्रोपी नहीं दिखाता है, उसके बाद बिस्मथ की +3 ज्यादा स्टेबल होती है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, सिर्फ एक ही ऐसा है जो +5 में दिखाता है, दैट इज BiF5। उसके अलावा नाइट्रोजन फॉस्फोरस नॉन मेटल होते हैं, आर्सेनिक एंटीमनी मेटलोइड होते हैं, बिस्मथ मेटल होता है ना। और क्या बताया, बताओ तुम बताओ, याद करवाओ, मैं तो भूल गई, बताओ, सारा ही कवर कर दिया क्या मैंने। नाइट्रोजन डायटोमिक गैस होती है, बाकी सारे सॉलिड होते हैं। वेरी गुड, और बताओ, और बताओ, सोचो सोचो सोचो। नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड इज रिक्वायर्ड एंड सिंगल पीपल। वेरी गुड, ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। और बताओ, नाइट्रोजन एलोट्रोपी शो नहीं वेरी करता। गुड, और बताओ नाइट्रोजन क्या बनाता है, सिर्फ कौन से टाइप की बॉन्डिंग करता है, सारे बोलो, बच्चे बोलते हैं इस क्लास में पी पाई बॉन्डिंग करता है, पी पाई है ना, जबकि बाकी जो उसके नीचे वाले एलिमेंट्स है वो पी पाई नहीं करते हैं, क्योंकि उनके ऑर्बिटल का साइज बड़ा होता है, ओवरलैपिंग अच्छी नहीं होती है, तो वो डी पाई बॉन्डिंग करते हैं। ठीक है, तो इतना हमने पढ़ लिया, नेक्स्ट क्लास में हम बाकी कर लेंगे। ठीक है बच्चों, अब आप अपनी नेक्स्ट